नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा शॉपिंग मॉल्स के ऊपर एंड मैं उसको देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था कि शॉपिंग मॉल्स की इतनी गंदी हालत हो गई पिछले 2 सालों में। एंड ना केवल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी शॉपिंग मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, लगभग 60 to 70% ऐसे हैं जो पिछले दो ढाई साल में जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है या फिर वो टोटली शट डाउन हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज़ॉम्बी मॉल्स क्या होते हैं, ज़ॉम्बी मॉल्स या डेड मॉल्स, आप कुछ भी कह सकते हो। एंड क्या जो शॉपिंग मॉल का कल्चर है वो अब इंडिया से जा रहा है, शॉपिंग मॉल्स अब डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं क्या इंडिया में, हम इस बारे में बात करेंगे। एंड हम ये भी बात करेंगे कि उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं एंड प्लस ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अब शॉपिंग मॉल्स कर सकते हैं ताकि वो जो पुरानी उनकी ग्लोरी थी उसको वो वापस रिवाइव कर सके। तो गाइस, सबसे पहले तो ज़ॉम्बी मॉल्स या डेड मॉल्स क्या होते हैं। ज़ॉम्बी मॉल्स ऐसे मॉल्स होते हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती है। वैकेंसीज़ नौकरी वाली नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब वहाँ पे जो दुकानें होती हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई नहीं होती। मतलब मान लीजिए किसी मॉल में 3 फ्लोर हैं, वहाँ पे 25 दुकानें हैं, बट उसमें से केवल 7 या 8 दुकानें ही चल रही हैं और जो सारी जगह है वो सारी की सारी वेकेंट है, उस पर कोई दुकान नहीं है। या फिर वहाँ पे फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, या फिर वो जो मॉल है वो अपने एक्सपेंसेस बिल्कुल भी मीट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल कोई ज़्यादा लोग भी नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब जो रिटेलर्स हैं उनकी भी कोई सेल्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। ऐसे मॉल्स को हम ज़ॉम्बी मॉल्स या डेड मॉल्स बोलते हैं। कुछ लोग घोस्ट मॉल्स भी बोलते हैं, बट मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी या डेड मॉल्स आप बोलो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बता दें इन मॉल्स के डिक्लाइन की मेन रीज़न क्या है। ये कल्चर जो है इतना, मतलब कहते हैं ना, वाई आर दीज शॉपिंग मॉल्स डाइंग इन इंडिया, क्यों हो रहा है ऐसे। इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है आज की डेट में। मैं आपको बताऊँ, इवन मैं अपने फ्रेंड से भी बात करता हूँ, वो भी यही कहता है यार आदत ही छूट गई पिछले 2 सालों में। घर पे रहते रहते सब कुछ घर पे आ जाता है। आपको खाना खाना है कहीं का भी, दुनिया भर का कोई भी आपको कुजीन खाना है, स्विगी जोमेटो से सब आ जाता है आपके घर पे आधे घंटे के अंदर। आपको दुनिया भर की कोई भी चीज़ लेनी है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे सब कुछ मिलता है। कोई भी ब्रांड का कहो, आप कुछ भी कहो, जूते, चप्पल, कपड़े, एक्सेसरीज, कुछ भी आपको चाहिए सब मिलता है। उसके अलावा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सब आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ग्रॉसरीज चाहिए तो बिग बास्केट से हो जाता है। और अब तो बिग बास्केट वगैरह ने ऐसी भी सर्विसेज स्टार्ट कर दी कि 15-15 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी हो जाती है। अब ऐसे में क्या होगा कि आदमी क्या सोचेगा, आदमी के पास 2 चॉइसेस बचती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको रीबॉक के जूते खरीदने हैं। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो आप मिंत्रा पे जाओ, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पे जाओ, या किसी और ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे कंपैरिजन करो, अलग अलग डिज़ाइंस देखो, और वहाँ पे जो डिस्काउंट्स हैं, जो बहुत सारी आपको वैरायटी भी मिलेगी एंड प्लस आपको ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे ई-कॉमर्स साइट्स पे। आप वो सब चीज़ें देखो एंड फिर उसके बाद आप उसमें ऑर्डर करो एंड वो आपके घर पे डिलीवर हो जाए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने घर से तैयार व्यार हो, निकलो, बाइक या गाड़ी निकालो, उसके बाद फिर आप जो है मॉल जाओ, मॉल में पार्किंग की पर्ची कटवाओ, फिर उसके बाद एस्केलेटर से रीबॉक के शोरूम में जाओ, वहाँ पे जूते देखो एंड वो जिस आप शोरूम में जा रहे हो उसके पास जो वैरायटी है वो आपको वही दिखा सकता है। ऑनलाइन बैठे बैठे तो आप 100 वैरायटीज़ देख सकते हो, बट अगर उस दुकान पे केवल 10 वैरायटी, आप वही 10 देख सकते हो। उसके बाद उसमें कोई डिस्काउंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो आपको नहीं पता। अगर नहीं डिस्काउंट चल रहा है तो विदाउट डिस्काउंट आप लेके आओगे। बिल्कुल मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो कि आप क्या चॉइस करोगे। ऑब्वियसली आप जो है अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, क्योंकि आपको पता है आई एम गेटिंग बेटर वेराइटीज़ देयर, आई एम गेटिंग अ बेटर डील देयर। ये तो हो गया पहला रीज़न जिसकी वजह से शॉपिंग मॉल्स अब धीरे धीरे डिक्लाइन पे जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की लिटरेसी बढ़ी है ना, वैसे वैसे लोगों ने अपना जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, इसको बढ़ा दिया है। दूसरा रीज़न ये होगा कि जो रिटेल स्टोर्स हैं वो उतनी वैरायटीज़ नहीं दे पाते हैं, या फिर वो जो नया जो कल्चर आ रहा है, जो नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, उसको इतनी तेज़ी से वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। मॉल्स में जो दुकानें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हर हफ्ते अपना स्टॉक चेंज कर सकती हैं, बट जो ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं वो हर सेकंड अपना कैटलॉग चेंज कर सकते हैं। हर सेकंड नहीं तो हर मिनट तो कर ही सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी एंड इन सब चीज़ों में रिटेल स्टोर्स जो हैं कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तीसरा रीज़न इसका ये होगा हाई रेंट। अब आप कोई रिटेल स्टोर अगर चला रहे हो तो अगर आप शॉपिंग मॉल पे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई रेंट देना पड़ता है, एंड अगर आपको हाई रेंट देना है तो आप वो चीज़ पास ऑन करोगे अपने कस्टमर्स पे। बट अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो आपको कोई ज़्यादा रेंट नहीं देना। मैंने खुद 5 साल ई-कॉमर्स का बिजनेस चलाया। मेरा एक कमर्शियल टावर के 2nd फ्लोर पे ऑफिस था,
जहाँ पे रिटेल स्टोर सब ग्राउंड फ्लोर पे थे। वहाँ पे मेरे को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक बहुत छोटा सा ऑफिस ले रखा था, 9-10 हज़ार रुपये उसका 9-10 हज़ार रुपये मैं उसका रेंट देता था। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं, बस अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करता था, बंदा आता था मेरे ऑफिस से लेके चला जाता था, स्टॉक मैं अपने घर पे रखता था। इसमें क्या है, मैं बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दे सकता था अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, बट अगर वहीं मैंने मॉल में दुकान खोली होती एंड मैंने एक शोरूम सॉर्ट ऑफ बनाया होता, मेरा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का रेंट जा रहा होता, एंड वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को पास ऑन करता, मैं उन्हें डिस्काउंट नहीं दे पाता जैसे ई कॉमर्स में दिए जाते हैं। इस वजह से भी कस्टमर्स जो हैं अब ये सोचते हैं कि यार शॉपिंग मॉल्स में महंगा मिलता है, ऑनलाइन मंगाते हैं। चौथा रीज़न इसका ये होगा कि जो शॉपिंग मॉल की ओनरशिप होती है ना, उन ओनरशिप्स में ऐसा नहीं होता कि कोई एक जने की ओनरशिप है, कि मान लीजिए मेरी दुकान है, मैं रेंट दे रहा हूँ, किसी एक जने को दे रहा हूँ, उसमें भी अलग अलग लोग होते हैं। जैसे मैंने सुना है कि शॉपिंग मॉल्स में पार्किंग एरिया का अलग एक ओनर होता है, उसके अलावा जो सेंट्रल एरिया उसका अलग होता है, दुकानों का अलग होता है, ऐसे ऐसे करके जो ओनरशिप है ना वो डिवाइड हो रखी होती है। अब जब वो डिवाइड हो रखी होती है तो मॉल को लेके जो फ्यूचर प्लान्स है ना उसमें एका नहीं हो पाता लोगों में। मतलब अब सबके अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग वो होते हैं, कभी कभी सजेशंस या फिर आप कह सकते हो थिंकिंग सबके अलग अलग होती है। उसकी वजह से होता क्या है कि भाई उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने मॉल को ग्रो नहीं कर पाते हैं। पांचवा रीज़न होगा बिग बिलियन डे सेल्स एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स। ये जो सारी सेल्स चलती हैं अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, अभी दिवाली आएगी तो उस पर भी बहुत सारी सेल्स वगैरह आपकी चलती हैं। आपको मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते सस्ते मिलते हैं, सब कुछ है। मैं आपको बताऊं, ये जो स्कीम्स होती है ना, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया पहले कि ये जो सेल्स वगैरह होती हैं ये कैसे रिटेलर्स जो होते हैं हमारे, चाहे मॉल में हो चाहे कहीं पे भी हो, उनके बिज़नेस को कैसे अफेक्ट करती है। ये लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स की जो कंपनीज होती है ना, ये कुछ तो कंपनीज अपनी खुद की ही बना लेते हैं, एंड उसमें ये लोग बहुत कम उस प्राइस पे सोर्स करते हैं सब चीज़, एंड बहुत हैवी डिस्काउंट्स के साथ आपको चीज़ें ऑफर करते हैं। तो आदमी फिर ये सोचता है कि यार मैं शॉपिंग मॉल क्यों जाऊँ। वो यही सोचता है कि भाई शॉपिंग मॉल अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को महंगा मिलेगा। एंड अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं ना इतने ये बिग बिलियन डे सेल और ये सब जो सेल्स होते हैं ना, इसमें 20, 30, 40% तक के इतने डिस्काउंट्स दे देते हैं ना कि जो आदमी की कोई भी शॉपर होता है ना वो बिल्कुल डिस्करेज हो जाता है वो कि मैं शॉपिंग मॉल क्यों जाऊँ, उसको शॉपिंग मॉल जाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। छठा रीज़न मेरे हिसाब से ये होगा कि जो नए नए मॉल्स खुलते हैं उससे जो पुराने जो मॉल्स हैं उनकी चार्म ख़त्म हो जाती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं नोएडा में रहता हूँ, एंड आज से 18 साल पहले की बात है, सेंटर स्टेज मॉल एक खुला था सेक्टर 18 में, अभी भी है, बट आज की डेट में मैं कहूँगा वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी मॉल की तरह है। इससे पहले एक सब मॉल खुला था अट्टा मार्केट के पास, वो बिल्कुल ही ज़ॉम्बी मॉल है आज की डेट में। उसके बाद जो है हमारा ग्रेट इंडिया प्लेस खुला, ग्रेट इंडिया प्लेस नहीं, सेक्टर 25 में स्पाइस वर्ल्ड खुला। स्पाइस वर्ल्ड खुलने के बाद वेव में थोड़ी सी भीड़ कम हुई, थोड़ी बहुत, क्योंकि वेव वो कहते हैं ना वन ऑफ द, मतलब 2003-4 के टाइम पे वेव की एक ऐसी रेपुटेशन थी कि यही सबसे बड़ा मॉल है नोएडा में। फिर स्पाइस वर्ल्ड खुला तो थोड़ी सी भीड़ डाइवर्ट हो गई, बट मॉल कल्चर वॉज स्टिल देयर। जीआईपी खुला फिर हमारा 2010-11 के आसपास। जीआईपी जब खुला तो जीआईपी में जो भी स्पाइस और वेव की जो भी क्राउड थी वो सारी जीआईपी में शिफ्ट हो गई। अब हुआ क्या कि स्पाइस में भी थोड़ा सा जो है ऐसा ही लगा कि भाई बहुत सारी दुकानें खाली हैं, वेव में भी ऐसा ही हो गया। अब जब से डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया खुला है तब से जीआईपी की ऐसी हालत हो गई है। तो जैसे जैसे, और फिर एक सेक्टर 50 में नोएडा सिटी सेंटर के बाद लॉजिक्स मॉल भी खुला हुआ है, फिर और भी कुछ शॉपिंग सेंटर्स वगैरह खुल गए हैं। ये जैसे जैसे खुलते चले गए ना, नए नए मॉल्स जैसे जैसे खुलते चले गए, पुराने जो मॉल्स थे वो सारे ज़ॉम्बी या डेड मॉल्स बनने शुरू हो गए। सेंटर स्टेज मॉल में 6 स्क्रीन्स है, स्पाइस वर्ल्ड में 8 स्क्रीन्स है। इसकी वजह से जो है वो मॉल्स अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि लोग मूवी देखने जाते हैं। फूड कोर्ट है वहाँ का, फूड कोर्ट भी मूवी वालों को चाहिए। जीआईपी में भी आपका वो है, सिनेमा हॉल है, इसलिए वो चल रहा है। उसके अलावा डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया तो अभी इट इज़ लाइक द न्यूएस्ट मॉल, तो अभी तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हालांकि अब मॉल ऑफ इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे भी चार्म अब ख़त्म हो रहा है। एक और मॉल बना था गार्डन्स गैलेरिया, वहाँ पे ना तो सिनेमा हॉल था ना वहाँ पे फूड कोर्ट ढंग का था। उसकी वजह से आज की डेट में वो बिल्कुल खाली मॉल है, बिल्कुल वो ज़ॉम्बी मॉल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, वो कोविड से पहले ही ज़ॉम्बी मॉल बन चुका था। 2019 दिसंबर में मैं वहाँ पे गया था गार्डन्स गैलेरिया में, वो उसी समय एक ज़ॉम्बी मॉल था। एंड उसमें जो है आई डो नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न, उसमें ना तो मूवीज़ का था ना फूड कोर्ट कोई ढंग का उसमें खोला था उन लोगों ने। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स उन्होंने खोल दिए थे, बट वो भी सब कोविड के बाद जो है सबके सब बंद ही हो गए। उनमें भी कोई ऐसा मतलब कोई भी ज़्यादा अपने बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया है। अब
एक और रीज़न था, सातवां रीज़न जो मैं बताऊंगा शॉपिंग मॉल्स क्यों डिक्लाइन पे गए हैं, वो था फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ रिटेलर्स। बहुत सारे मॉल्स में जो दुकानें थी वो लोन पे बनाई गई थी, लोन लिया था जो भी दुकानदार थे। अब हुआ क्या, कोविड आया, कोविड के टाइम पे कम से कम 20 महीने इनकी दुकानें बंद रहीं। तो उसमें जो भी इनकी कोई कमाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, EMIs वगैरह के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, सब कुछ था, तो वो NPS भी होने की तरफ निकल गए। तो उस वजह से भी फाइनेंशियली भी जो ये दुकान वाले हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा। इस वजह से दुकानें बहुत सारी बंद हुई, इस वजह से शॉपिंग मॉल्स को कुछ कुछ को रेंट नहीं मिले टाइम पे, ये सारी भी चीज़ें हुई हैं। एक स्टडी के हिसाब से बताया गया है कि लगभग 60% दुकानें ऐसी हैं, 60 to 70% दुकानें ऐसी हैं जो मॉल्स में थी जो पिछले 2 सालों में बंद हुई हैं। एंड ये केवल इंडिया में नहीं है। मैं भी रिसेंटली फुकेट होकर आया हूँ, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, फुकेट में भी, थाईलैंड फुकेट में भी मैंने कुछ ऐसे मॉल्स देखे हैं जो कोविड से पहले सही चल रहे थे, बट कोविड के बाद वो बंद हो गए। बहुत सारी ऐसी दुकानें मैंने देखी, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स मैंने देखे, वहाँ के कुछ लोकल्स ने मेरे को बताया कि कोविड के बाद ये बंद हो गए। मेरा एक फ्रेंड जो कि जिसके कुछ रिश्तेदार US वगैरह में रहते हैं, वो खुद बता रहे, कहते हैं न्यूयॉर्क जैसी जगह में, ब्रॉडवे, मैनहट्टन जैसी पॉश एरियाज़ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, नाइट क्लब्स वगैरह बंद हुए हैं। मतलब बहुत अफेक्ट हुआ है इन सब चीज़ों में। जो सर्विस बिजनेस होते हैं, फूड एंड बेवरेज हो गया या रिटेलर्स का जो बिज़नेस हो गया, ये बहुत अफेक्ट हुआ है। एंड ये सारे बिजनेस बैकबोन है किसी भी मॉल के ऑपरेशंस में। एंड अगर इनका बिजनेस नहीं होगा तो ये रेंट नहीं देंगे तो शॉपिंग मॉल्स का जो इतना खर्चा होता है बिजली का, आपको AC चलाना है, आपको एस्केलेटर्स चलाने हैं, एलिवेटर्स आपको चलाने हैं, आपको स्टाफ रखना है, सर्वेलेंस कैमराज रखना है, पार्किंग एरिया देखना है, सब कुछ देखना है, वो कैसे करेंगे। खैर, अब बात आती है कि मॉल्स जो हैं अब कैसे अपने आप को वो कर सकते हैं, कैसे अपनी जो खोई हुई जो उनकी ग्लोरी है उसको वापस ला सकते हैं, कैसे वो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। मेरे पास कुछ सजेशंस है इसके। भोपाल में एक मॉल है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, उन्होंने अपनी खुद की एक ऐप बना ली है। उसमें क्या है कि आपने अगर वो ऐप डाउनलोड करी, उस मॉल की ऐप आपने डाउनलोड करी, तो आपके पास उस मॉल में जितनी दुकानें हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आप अपने घर पे बैठे बैठे उसी मॉल की किसी दुकान से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो जो आपके घर पे आ जाएगी। ये चीज़ें अगर सारे मॉल्स करने लग जाए तो रिटेलर्स का मार्जिन अच्छा हो सकता है। इसमें क्या है कि आदमी को घर बैठे बैठे सर्विस भी मिल गई, जो मॉल में दुकान खोल के बैठा उसकी सेल भी हो गई। सेकंड पॉइंट होगा, हमें वहाँ पे कुछ वैसे स्टोर्स भी खोलने चाहिए, जैसे वो कुछ होता है ना कंसेप्ट स्टोर्स सॉर्ट ऑफ, या जैसे कुछ एक्सपीरियंस स्टोर्स जो होते हैं, ऐसे स्टोर्स खोलने की बहुत ज़रूरत है मॉल्स में। जैसे कुछ मैंने देखा मोबाइल ब्रांड्स जो हैं कुछ एक्सपीरियंस स्टोर्स खोलते हैं 2 फ्लोर के 3 फ्लोर के, जिसमें आप उनके सारे डिवाइसेस या सारे जो उनके गैजेट्स हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसे स्टोर्स आपको मॉल में खोलने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टोर्स जो हैं, जो हमारे जेनजी वाली जनरेशन है या फिर जो हमारे मिलेनियल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी खोलने चाहिए वहाँ पे, एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट्स, क्योंकि देखिए क्या है, आदमी स्विगी जोमेटो से रोज़ रोज़ तो नहीं मंगा सकता। कभी ना कभी तो आदमी सोचेगा कि भाई मेरे को डाइनिंग को जो है एक्सपीरियंस भी करना है। तो आपको अगर वो चीज़ एनहेंस करनी है, आपको अगर उसको ये फोर्स करना है अपने कस्टमर को कि भैया तू घर से उठ के मॉल पे आ, हमारे होटल में आ और यहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस कर, तो आपको एक एक्सपीरियंस उनको ऑफर भी करना पड़ेगा। मैंने गार्डन्स गैलेरिया मॉल का नाम लिया था, उसमें भी कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे बिफोर कोविड जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देते थे। और ये एक्सपीरियंसेस कॉन्सेप्ट बेस्ड रेस्टोरेंट्स में होते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी का कुछ वैसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें फॉरेस्ट का पूरा उन्होंने लगा रखा होता है, किसी में वुडन कंसेप्ट होता है, किसी में ऐसा कंसेप्ट होता है कि भाई अलग अलग टेंट्स लगा दिए, उसमें आपका मतलब टेबल चेयर्स हैं, सब कुछ है। किसी में ऐसा होता है कि भाई आपका डांसिंग एरिया अलग है, सब कुछ है, ड्रिंक्स भी दी जा रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो कंसेप्ट बेस्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स भी आप कह सकते हो, ये वाले ज़्यादा चलेंगे मॉल्स में। इसके अलावा एक चीज़ और करी जा सकती है, जो डेड मॉल्स और जो ज़ॉम्बी मॉल्स हो चुके हैं, उनमें 2-3 फ्लोर्स ऐसे होने चाहिए जो आप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे देने चाहिए। कमर्शियल एक्टिविटी इन द सेंस, क्योंकि देखिए सर्विस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में। आपको BPOs को ऑफिस चाहिए, IT कंपनीज को ऑफिस चाहिए, स्टार्टअप्स को ऑफिस चाहिए। तो जो मॉल के ओनर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा सस्ते रेंट पे जो है उन लोगों को जो रिटेल स्पेसेस है उनको ऑफिस स्पेसेस में कन्वर्ट करके आप उनको ऑफर करो कि भाई आप आके अपना ऑफिस यहाँ पे खोलो। ऐसे में है क्या कि भाई वो जगह भी वेकेट हो जाएगी, एंड प्लस क्या है उसका एक यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। जो स्टार्टअप चला रहे हैं, जो कंपनी है, उसको भी सस्ते में ऑफिस स्पेस मिल जाएगी, एंड प्लस जो मॉल के जो ओनर्स हैं उनको भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। ये एक चीज़ करी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मॉल्स ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल्स में या होटल्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ मॉल्स हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें मान लीजिए अगर डेड मॉल है, ऊपर के जो 2-3 फ्लोर्स है आप उनको एक लग्जूरियस होटल में आप कन्वर्ट कर सकते हो।
कि भाई हमने ऊपर जाए, या फिर आप जैसे कुछ होता है ना थीम बेस्ड जो होटल्स होते हैं या थीम बेस्ड गेस्ट हाउसेज होते हैं, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं। इसके अलावा एक और ओपिनियन ये है मेरा कि जो ज़ॉम्बी मॉल्स या डेड मॉल्स हैं ना, हो सके अगर वो नहीं रिवाइव हो रहे हैं तो बेटर है कि उनको डिमोलिश कर दिया जाए। डिमोलिश कर दिया जाएगा तो कम से कम ये होगा कि जो मॉल का ओनर है उसके वो कहते हैं ना उसके जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। वो चाहे उस प्लॉट ऑफ लैंड को बेचे, कुछ भी करे, कोई और बिजनेस करे, वॉटेवर, बट वो उसको अगर डिमोलिश कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और वो ये भी कर सकते हैं कि डिमोलिश करके आप उसकी जगह जो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना दें, क्योंकि जो मॉल होते हैं वो यूजुअली प्राइम एरियाज़ में होते हैं, जो प्राइम सेक्टर्स होते हैं उनमें होते हैं। इसके अलावा जो मॉल ओनर है वो चाहे तो वहाँ पे और कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई मॉल ओनर ऐसा है जिसकी अपनी अलग एक टेक्सटाइल का बिजनेस है या कोई केमिकल्स का बिजनेस है, कुछ भी, कि तो वो ये कर सकते हैं कि भाई मॉल को डिमोलिश करके वहाँ पे मैं अपनी फैक्ट्री खोल लूँ या मैं अपना कुछ और फैसिलिटी खोल लूँ या कुछ भी खोल लूँ। तो ये गाइज़ ये कुछ सजेशंस थे मेरे, लंबा वीडियो हो गया है, बट ये है कि ये इशू एड्रेस करना ज़रूरी था। मॉल्स का जो कल्चर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में। इसको रिवाइव करने के लिए मैंने कुछ सजेशंस आपको दिए हैं, और आपके दिमाग में सजेशंस हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो के कमेंट्स में। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।